कहानी स्वर्ग से सुंदर भाग 2। इस कहानी को लिखा है उषा तनेजा उत्सव ने। दोस्तों, उषा तनेजा उत्सव की कहानी भाग 1 में आपने देखा था कि रोहित की माँ हर रोज़ अपने बेटे से यह कहकर जाती है कि वह उसके मामा के घर जा रही है। एक दिन उसका बेटा रोहित इस बात का पता लगाने के लिए उसी मामा के घर जाता है कि आखिर माँ रोज़ रोज़ वहाँ क्या करने जाती है। जब उसे पता चलता है कि माँ वहाँ तो जाती ही नहीं, तो उसका दिमाग माँ पर शक करने लगता है कि पिताजी के देहांत के बाद माँ कहीं दूसरे आदमी के साथ। अगले दिन वह माँ का पीछा करता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ रोज़ उसी स्टेशन पर जाती है और एक पेड़ की ओट में घंटों बैठी रहती है, अपने आप से बातें करती रहती है, क्योंकि घर में उससे कोई बात नहीं करता। एक भरे पूरे घर में वह खुद को बहुत अकेली महसूस करती है। यह सब जानकर रोहित को माँ का अकेलापन ना समझ सकने के कारण शर्मिंदगी महसूस होती है। वह संकल्प लेता है कि अपने घर को माँ के लिए स्वर्ग से भी सुंदर बना देगा। वह माँ को घर ले आता है और एक सप्ताह के अंदर ही अपने संकल्प को पूरा कर लेता है। दोस्तों, आप चाहे बेटा है या बेटी, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले वह देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। उसे क्लिक करेंगे तो वह वीडियो खुल जाएगी। उसे देखकर वापस आकर इस वीडियो को आगे देखेंगे तो पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी। आप इमोशनल हो जाएंगे और अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से निभा पाएंगे। तो उसने मतलब रोहित ने यह सब किया कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है, क्योंकि तकरीबन सभी बेटे चाहते हैं कि माता पिता सदा खुश रहें, पर पत्नी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते माता पिता की भावनात्मक ज़रूरतों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। उनको सिर्फ यही लगता है कि माता पिता को जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी की ज़रूरत होती है। बस यहीं वे गलती कर जाते हैं। पर किसी माता पिता की किस्मत अच्छी हो तो कोई रेलवे गार्ड जैसा व्यक्ति फरिश्ता बनकर सामने आ जाता है और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोहित स्टेशन से अपनी माँ मीना देवी को घर ले आता है और उसे खाना खिलाकर खुद भी खाना अकेला ही खाता है। खाना बनाया तो उसकी पत्नी राशि ने था, पर वह उससे और बच्चों से कोई बात नहीं करता। खुद ही रसोई से खाना लेकर खा लेता है और चुपचाप सो जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे मायूस हो जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। अगले दिन सुबह भी माँ को नाश्ता करवाकर खुद भी खा लेता है और टिफ़िन उठाकर चुपचाप ऑफिस चला जाता है। शाम को ऑफिस से आने के बाद अपने लिए और माँ के लिए चाय बनाता है। माँ के कमरे में बैठकर दोनों चाय पीते हैं। वह पत्नी और बच्चों से कोई बात नहीं करता। बच्चे 5 और 8 साल के हैं। बेशक वे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, पर समझते सब कुछ हैं। घर का उदास माहौल देखकर वे भी उदास रहने लगते हैं। रोहित की पत्नी 2 दिनों तक तो अनजान बने रहने की कोशिश करती है, पर तीसरे दिन पूछ ही लेती है, रोहित क्या बात है, आजकल आप उदास से रहते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हालांकि वह जानती थी कि रोहित की तबीयत अगर ठीक ना होती तो वह ऑफिस से छुट्टी ले लेता। उसे शक तो हो गया था कि कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से रोहित उदास और चुप रहने लगा है। पत्नी की बात को अनसुना करके वह मुंह पर चादर ओढ़कर पड़ा रहा। उसकी पत्नी ने हाथ से उसकी चादर को हटाया और वही प्रश्न दोहराया। रोहित ने सरसरा जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, और दूसरी तरफ मुंह फेरकर चादर खींचकर अपने मुंह को ढक लिया। बच्चे भी पापा पापा कहते हुए आगे पीछे घूमते रहे, पर वह उनसे ज़्यादा बात ना करके अपने चेहरे पर उदासी को ओढ़े रहता।
तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया। उसकी पत्नी राशि की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। उठना, बैठना, खाना, पीना सब सही चल रहा था, पर मन लगातार उदास और बुझा बुझा सा था। हंसने की किसी बात पर हंसी नहीं आती थी। खुश होने की बात पर मन खुश नहीं होता था। खाने में कोई भी चीज़ स्वाद या बेस्वाद नहीं लगती थी। आंखें हमेशा नम रहती थी। आवाज़ में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। 5वें दिन राशि ने हठ करके रोहित को अपने पास बिठा ही लिया और पूछा, क्या बात है रोहित, आप इस तरह से कब तक उदास रहेंगे? कब तक मन ही मन में घुटते रहेंगे? आपको यूं उदास देखकर हमारा मन भी उदास हो जाता है। बच्चे भी घुटन महसूस करते हैं। जीना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। ये जीना भी कोई जीना है? इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है, पर वह भी नहीं आती। बच्चों की ज़िंदगी तो अभी शुरू हो रही है। रोहित नज़रें चुराकर इधर उधर देखता रहा और कानों से सब कुछ सुनता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं। राशि ने बोलना जारी रखा, हमने तो फिर भी कुछ जी ली है, पर बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करना अभी बाकी है। हमारी उम्र जब 60 पार हो जाएगी तो शायद इन सब बातों से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। अब माँ जी को ही देख लो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। कोई बोले ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें खाना चाहिए और वो भी बैठे बिठाए मिल ही जाता है ना? यही कहना चाहती हो ना तुम? राशि की बात को पूरा करने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ रोहित बोला, तुम्हारी नज़रों में, दिमाग में, व्यवहार में हमेशा यही तो रहता है, तभी तो माँ की हालत आज ऐसी हो गई है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रोहित बोला, नहीं राशि, इसमें केवल तुम्हारा कसूर नहीं है। असली गुनाहगार तो मैं हूँ, जो अपनी ही माँ को नहीं समझ सका। तुमने जो कहा, जैसा कहा, वही मुझे सही लगता रहा। माँ के पास कभी मैं फुर्सत में बैठा ही नहीं जो उनके दिल को समझ सकता। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी भावनाओं के बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचता रहा कि माँ को इस उम्र में केवल भोजन ही तो चाहिए, बाकी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ही ली है। रोहित लगातार बोलता जा रहा था और राशि हैरान होकर सुन रही थी। यह सब बोलते बोलते राशि के चेहरे पर आने जाने वाले भावों को भी वह ध्यान से देख रहा था। वह आगे बोला, देखो राशि, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर मैंने खुद माँ की भावनाओं को समझा होता तो मैं तुम्हें भी समझा सकता था। तुम्हें इस माँ ने जन्म नहीं दिया, इस माँ ने परवरिश नहीं की, संस्कार नहीं दिए, इस माँ ने तुम्हारी सोच नहीं बनाई, इसीलिए तुम इस माँ को नहीं समझ सकी। और शायद इसीलिए तुम मेरी माँ से ज़्यादा अपनी माँ की फ़िक्र रहती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए यह सब किया है। और शायद इसीलिए ही तुम अपने भाइयों को माँ की फ़िक्र करने की हिदायत देती रहती हो। बेवकूफ़ी तो मेरी है कि यह सब देखते हुए, जानते हुए भी अपनी माँ को ना समझ सका। तुम्हारी माँ के पास तो 2 बेटे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि तुम्हारी जैसी एक बेटी भी है, जो अपने ससुराल जाकर भी उनकी चिंता करती रहती है और दूर बैठकर भी हर फिज़िकल और इमोशनल ज़रूरत का ध्यान रखती है और अपने पास होने का एहसास करवाती रहती है। इधर एक मैं हूँ कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपनी ही माँ को ना समझ सका और वो अकेलापन महसूस करती रही। एक लंबी और ठंडी आह भरकर वह रुक गया, क्योंकि अब राशि की आंखें भी नम होनी शुरू हो गई थी। राशि कुछ बोलने को हुई तो उससे पहले रोहित बोल उठा, देखो राशि, मैं नहीं चाहता कि अब तुम सॉरी बोलो और कल से फिर वही हाल और व्यवहार शुरू हो जाए। जैसे केवल 2-3 दिनों तक मेरा चुप रहना और तुमसे बात ना करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो सोचो माँ के बारे में, जो पिछले 1 साल से अकेलापन झेल रही है।
अब मैं माँ को कभी भी अकेला नहीं होने दूँगा। कभी मतलब कभी भी नहीं। तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ रहो, ना अच्छा लगे तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाऊंगा। मेरा आज भी वादा है तुमसे, हमेशा के लिए। पहले मैं अच्छा पति बनने के चक्कर में बेटा होने का फ़र्ज़ भूल गया था, पर अब अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति होने का फ़र्ज़ कभी नहीं भूलूंगा। कभी मतलब कभी नहीं। आगे फैसला तुम्हारा है, कहकर रोहित चुप हो गया। राशि की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आंसू पोंछते हुए वह बोली, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाने वाला पति हज़ारों में किसी एक सौभाग्यशाली लड़की को मिलता है, और हज़ारों में वह एक लड़की मैं हूँ। आज से आपकी माँ सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम दोनों की माँ है। जैसे आपने मेरी माँ को मेरे बिना कहे ही अपनी माँ मान लिया था, वैसे ही यह माँ अब मेरी माँ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अभी से हम सब माँ के साथ उनके आसपास ही नहीं, उनके दिल में भी रहेंगे। उन्हें एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे माँ के कमरे में थे। उन्होंने माँ से माफ़ी मांगी और आगे से उनकी ही छत्र छाया में खुश रहने और खुश रखने का वादा किया। अगले 2 दिनों तक घर में उत्सव सा माहौल रहा, तो रोहित को विश्वास हो गया कि अब आगे सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है। रात को जब सब इकट्ठे खाना खा रहे थे, तो रोहित माँ से बोला, माँ, अब आप मामा के घर कब जाएंगी? माँ कुछ जवाब दे पाती उससे पहले राशि बोल उठी, माँ ही क्यों, अब हम सब इकट्ठे जाएंगे मामा के घर, है ना माँ जी? और माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। यह देखकर दोनों बच्चों ने भी दादी की तरफ देखा और चहक कर बोले, हाँ, हम भी जाएंगे मामा के घर। तो सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी मीना देवी की नज़र सामने दीवार पर टंगी फ़ोटो पर गई। उसे लगा जैसे कि रोहित के पापा भी आज जोर का ठहाका लगाकर उनके साथ हंस रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले दिन वे सब मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच गए गार्ड मामा का मुंह मीठा करवाने। मामा का मुंह मीठा करवाने के बाद वे मामा को साथ लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुँचे जिसने माँ के अकेलेपन को दूर किया था और उसकी सारी बातें सुनी थी। सब ने मिलकर उस पेड़ के तने पर जल डाला और मिठाई का एक पीस तने के पास ज़मीन पर रख दिया कि यहाँ आने वाला कोई जीव इसे खा लेगा। उसके बाद वे पांचों वापस घर के लिए चल पड़े और रास्ते में रोहित गार्ड मामा की परिस्थिति का हल निकालने का विचार करता रहा। दोस्तों, मैंने आपको यह दिल को छू लेने वाली प्यारी सी कहानी सुनाकर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, है ना? इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। अरे रुको, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो मेरा नाम है कहानी मैडम। आप भी अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और यह भी बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय बाय, थैंक यू। आपकी कहानी मैडम, आपकी कहानी मैडम।